बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज जनाब एक ऐसे कंट्री के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी गए, चाहे वो इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग के थ्रू गए, चाहे वो विजिटर वीज़ा पे गए, चाहे वो वर्क वीज़ा पे गए, स्टडी वीज़ा पे गए। बहुत सारे लोगों ने इस कंट्री से फ़ायदा उठाया और मेरा ख्याल है कि 80% 80 to 85% इलीगल जो बंदे गए वाया ईरान, ईरान के ज़रिए टर्की में दाखिल हुए। उन्होंने टर्की से बहुत फ़ायदा उठाया, उन्होंने बहुत पैसा कमाया 3-4 साल। लेकिन फिर उनका टाइम आ गया। टाइम क्या आ गया कि तुर्की ने रिसेंटली एक ऑपरेशन किया। ऑपरेशन पता नहीं कौन सा, जैसे इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया हुआ था एक बकवास ऑपरेशन को, इसी तरह इन्होंने भी एक ऑपरेशन किया तुर्की ने। और तुर्की ने लेकिन ऑपरेशन अच्छा किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई जो भी इलीगल बंदा होगा हमने वो नहीं टिकने देना। उन्होंने जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, फलाने फलाने डमकाने सारे जो भी इलीगल बैठे हुए थे पकड़ पकड़ के निकाले। इवन के वो लोग जो 12-12 15-15 साल से तुर्की में इलीगल बैठे हुए थे, उन्होंने वो भी उठा के बाहर फेंके। उन्होंने कहा भाई निकलो यहाँ से, बड़ा पैसा कमा लिया, बहुत तुर्की में रह लिया, अब निकलो यहाँ से। अब तत्ते तत्ते गुस्से जोश में आके तुर्की ने ये स्टेप तो ले लिया कि जितना भी, क्योंकि मोस्टली मेरा ख्याल है जो वर्किंग लेबर थी वो 60 to 70% है इलीगल थी। उसमें पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाल, श्रीलंका, अफ्रीका के लोग, इजिप्ट के लोग, ये सारे थे। और वो है ही इलीगल थे। वहाँ पे डंकियां लगा के आए हुए थे या विजिटर वीज़ा पे आकर रुक गए थे और जा ही नहीं रहे थे, तो वो इलीगल वहाँ पे काम कर रहे थे। तो पकड़ दकड़ इतनी नहीं थी, लेकिन जब पकड़ दकड़ हुई तो वो सारा उन्होंने बाहर कर दिया। अब तुर्की ने जोश जोश में ये सारा कुछ कर तो दिया कि इलीगल सारा बंदा पाकिस्तान में। मैं रिसेंटली गया 2023 में या 2024 के शुरू में मैं गया तुर्की। तो मैंने जब जाके वहाँ पे देखा तो मुझे एक भी पाकिस्तानी इंडियन मिले ही नहीं। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं मुझे कोई मिले, मैं इंटरव्यू करूँ, लेकिन मुझे एक भी बंदा नहीं मिला जो पाकिस्तानी या इंडियन हो। एक बंदा गिन चुन के मुझे तुर्की में मिला था। वैसे तो 2-3 लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी, एक मेरे दोस्त भी थे, उनसे भी। एक बंदा तुर्की में मुझे मिला, मेरी उससे मुलाकात हुई, तो वो नेपाल का था। उससे मैंने कहा कि यार ये मुझे कोई पाकिस्तानी इंडियन कोई भी और नज़र नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि भाई मैं तो यहाँ पे स्टडी वीज़ा के ऊपर हूँ, लेकिन जितने भी लोग इलीगल थे सारे ही तुर्की ने बाहर निकाल दिए। कोई गिना चुना, कोई लुक चुप के एक आधा बैठा हो तो बैठा हो, वरना सारी उन्होंने रफू चक्कर कर दिया। इससे हुआ क्या कि तुर्की में लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई। स्टिल अभी भी आप गूगल पे सर्च करें या कोई भी तुर्की में आपका बंदा बैठा हुआ है उससे पूछ ले कि तुर्की में इतनी की जॉब्स अवेलेबल हैं कि आप सोच नहीं सकते। बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, क्योंकि जितना इलीगल बंदा था इन्होंने निकाल दिया। अब तुर्की में पिछले कोई 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है। अब इससे आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, ये मैंने इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। और ये सारा पीछे बैकग्राउंड समझाने का मकसद ये था कि आपको प्रीवियस पता हो कि हम क्यों ये वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, अब आप एक ऐसे बंदे हो जो कहता है यार मैं तुर्की जाके काम करना चाहता हूँ, पाकिस्तानी को 2-3 लाख 4 लाख रुपया मैं महीने का कमाना चाहता हूँ। ऑब्वियसली तुर्की एक्सपेंसिव है, तो 1-1.5 लाख रुपया खर्चा निकाल के कोई 1.5-2 लाख रुपया मैं सेविंग करके अपने घर में भेजना चाहता हूँ। आप एक ऐसे बंदे हैं, तो आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले तुर्की का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है। एक यही हल है। अगर तुर्की के वर्क वीज़ा की बात करें ना, देखें तुर्की में दाखिल होने के 4 टोटल रास्ते थे, ठीक है। पहला था आपका विजिटर वीज़ा, दूसरा है आपका वर्क वीज़ा, तीसरा है आपका स्टडी वीज़ा, चौथा है आपका इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग। अब इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन ही है। उसकी वजह यह है कि बहुत सख्ती है। वो कहते हैं इधर ईरान वाले पकड़ ले वो फैंटी वो लगाते हैं, तुर्की वाले पकड़ ले वो फैंटी लगाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ईरान ने पकड़ के आपको अपने पास, ईरान ने आपको पकड़ के फैंटी लगा के उधर ही फेंक देना है। जो नो लैंड, नो बॉर्डर लैंड, ये इस तरह का एरिया होता है ना, जिस जो एक ऐसा एरिया होता है ना ईरान का ना तुर्की का, वो वहां पे फेंक देते हैं कि खुद ही सर्दी गर्मी से जानवरों से खुद ही मर मुर जाएगा बंदा। ना ईरान में लो ना तुर्की वाले लेते हैं। इसी तरह तुर्की वाले पकड़ ले, वो आपको ईरान नहीं भेजेंगे, वो अपने बॉर्डर से निकाल देंगे। ना ईरान वाले एंट्री बाद में देंगे। वो जो वो यार एक एरिया का नाम होता है, यानी किसी कंट्री का वो लैंड नहीं होता, बॉर्डर के दरमियान में जो हिस्सा होता है, उन्होंने वहां पे आपको फेंक देना है कि जाओ भाई मरो यहाँ पे। ये ऑफिशियली उनको इजाजत है कि आपने अपने कंट्री में इंटर नहीं होने देना, उनको वहीं पे फेंक दें, खुद ही मर मुर जाएंगे। तो इसलिए इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग तो इम्पॉसिबल है, उसको तो आप वैसे ही माइंड से निकाल दो। पीछे कितने प्रोसेस बच गए, तरीके बच गए 3: स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, वर्क वीज़ा। अब आ जाए वर्क वीज़ा के ऊपर। वर्क वीज़ा मेरे भाई बहुत महंगा है। पाकिस्तान में 12 से लेकर 18 लाख रुपए तक तुर्की के वर्क वीज़ा की को चार्ज किया जा रहा है। और फिर 12 से 18 लाख रुपया लगा के तुर्की जाना, और फिर वहाँ पे जाके कोई पता नहीं जॉब मिलनी है। पहली चीज़ तो ये पाकिस्तान से कंफर्म नहीं है कि जिस बंदे को 12-18 लाख रुपए देना वो वाकई
सही भी है कि नहीं, वो फ्रॉडिया तो नहीं है। पहले तो यही रिस्क लगा रहना, चले मान के चले कि उसने ले भी दिया, फिर ये रिस्क लगा रहना कि पता नहीं वहाँ पे जॉब भी मिलनी है कि नहीं, कि पता नहीं वो बंदा मेरा लीगली प्रोसेस करवा के अच्छी जॉब पे भी खड़ा करेगा कि नहीं। बड़े मतलब मसले मसाइल हैं। वैसे भी मेरा ख्याल है 12 से 18 लाख रुपया तुर्की के वर्क वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इतने होने नहीं चाहिए। तो इसको भी मैं तो इग्नोर ही करूँगा, मैं कहूँगा स्किप करें। तीसरा स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। उसकी वजह ये है, आपने जाना है उधर किसी भी टर्किश यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से एडमिशन लेना, ऑब्वियसली एक एक्सेप्टेंस लेटर जो होता है वो आपने लेना होता है, वो एक्सपेंसिव होता है। यूनिवर्सिटीज़ को पता होता है कि यार ये बंदा आएगा टर्की काम करेगा, उनको मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ को ये पता होता है, और वो आपको देती हैं, लेकिन वो फिर बड़ा महंगा आपको देती हैं। वो भी कम अज़ कम मेरा ख्याल है कोई पाकिस्तानी कोई 8-10 लाख रुपये तो उसका भी लग ही जाता है स्टडी टीआरसी के ऊपर भी, अगर आप डायरेक्ट स्टडी वीज़ा लेके जाएँ तो। अब आखिरी हमारे पास ऑप्शन आ जाता है विजिटर वीज़ा। ये सबसे सस्ता ऑप्शन है, सबसे रिलायबल है, आपके अपने हाथ में होता है, आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना होता। ये आपके अपने हाथ में होता है कि मैंने किस तरह करना है। ये स्टडी विजिटर वीज़ा किस तरह होता है, और यही मैं रिकमेंड करूंगा आपको चारों प्रोसेस में से। आपने विजिट वीज़ा लिया तुर्की का, सबसे पहले विजिटर वीज़ा अप्लाई करने का तरीका क्या है मैं बेसिक सा वो भी आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स जो आपके रिक्वायर्ड होंगे स्क्रीन पे आपके फ्लैश करने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। अगर हमारे जरिए अप्लाई करवाएंगे टर्की का विजिटर वीज़ा तो ये जो जहाँ पे लिखा हुआ है आवर सर्विसेज इंक्लूडेड, ये डॉक्यूमेंट्स हम आपको बना के देंगे। जहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट्स फॉर विजिट वीज़ा, ये डॉक्यूमेंट्स आपकी तरफ से हमें चाहिए होंगे। अगर आपके कोई जॉब या बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो भी हम आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, हमारे जरिए अगर आपने टर्की का विजिटर वीज़ा अप्लाई करवाना है तो हमारी भी सर्विस ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे। अब इंपॉर्टेंट चीज़, आपने विजिटर वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए। अगर खुद अप्लाई करना है, हमारे जरिए अप्लाई करवाना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, रब्ता कर सकते हैं। खुद अप्लाई करना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना के आपने जाना है एनातोलिया के ऑफिस में। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, मेरा ख्याल है हर पाकिस्तान के जो डेवलप सिटी है, जो बड़ा शहर है, वहाँ पे एनातोलिया का ऑफिस मौजूद है। आपने एनातोलिया के ऑफिस में चले जाना है, वहाँ पे जाके अपने लिए टर्की का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर लेना। कोई 50 या 55 हज़ार इसकी एम्बेसी फीस है। एनातोलिया में जाके आपने वो सबमिट कर देनी है, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है। आपने 50-55 हज़ार वीज़ा फीस वहाँ पे एनातोलिया में सबमिट करनी है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं, कोई टोकन या अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे जाके आपने अपना वीज़ा अप्लाई कर लेना। तुर्की का विजिटर वीज़ा आपको मिल जाता है। आपने फिर क्या करना, क्योंकि तुर्की विजिटर वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी रेशियो रहती है ऑल टाइम में, हमेशा पाकिस्तानियों के लिए अच्छी। ऐसा नहीं है कि 10 केस गए तो 10 के 10 ही अप्रूव होने हैं, रिजेक्ट भी होते हैं, अप्रूव भी होते हैं, रिजेक्ट भी होते हैं, दोनों साथ साथ ही है। लेकिन कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़ के टर्की की वीज़ा रेशो पाकिस्तानियों के लिए अच्छी रहती है। अब आपने विजिटर वीज़ा ले लिया, आप तुर्की चले गए, आप अपने विजिटर वीज़ा को स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको तुर्की देता है। कोई लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना है, कोई यूनिवर्सिटी में लेना है, कोई एजुकेशन में, वट जो भी आपके थॉट्स हैं, विजिटर वीज़ा पे जाके आप अपने विजिटर वीज़ा को स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करके टीआरसी ले सकते हो, और उस टीआरसी के ऊपर आप जॉब भी कर सकते हो। ऑफिशियली अलाउ नहीं होता लेकिन करते हैं लोग। आप 8-8, 10-10 घंटे आराम से जॉब कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, पाकिस्तानी 2.5-3 लाख रुपये आराम से बना सकते हो। और लीगली आपको कोई पुलिस वाला रोकता है, कोई भी रोकता है, आप अपनी टीआरसी उसको दिखा सकते हो, वो छोड़ देते हैं, वो कोई इतना इशू नहीं होता। जैसे अजरबैजान में है ना कि आप स्टूडेंट टीआरसी ले लो, कोई भी टीआरसी ले लो और काम शाम करो आप वहाँ पे जाके, और काम करके आपको कोई पुलिस वाला रोकता है, आप टीआरसी दिखाते हो, वो छोड़ देता है, कोई इतना इशू नहीं होता। और कोई बड़ा सर फिरा पुलिस वाला है जो कि 1% चांसेस होते हैं, बड़ा कोई सर फिरा आपको टक्कर भी गया है ना, तो उस वो भी आपको कुछ कहेगा नहीं, वो सिर्फ वार्निंग देगा आपको एक कि भाई मैं वार्निंग दे रहा हूँ, आप काम ना करो, आप अपनी जिस वीज़ा पे हो या जो टीआरसी आपके पास है इसके ऊपर फोकस करो, स्टडी के ऊपर। वार्निंग दे के वो आपको छोड़ देगा। ऐसा नहीं कि वो आपको टीआरसी कैंसिल कर देगा या टीआरसी खत्म कर देगा या कोई जुर्माना करेगा या जेल में डाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सिंपल वार्निंग, वो भी बड़ा रेयर होता है, 99% तो वो आपको छेड़ेगा ही नहीं, वो टीआरसी दे के आपको कहेगा जाओ। 1% है कोई सर फिरा आ गया तो वो वार्निंग दे के आपको छोड़ देगा, या कोई थोड़ा बहुत ले दे के आपका मामला हो जाएगा सॉर्ट आउट। अब ये विजिटर वीज़ा के थ्रू स्टडी वीज़ा लेना मैं क्यों आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये सस्ता है। आपका स्टडी वीज़ा देखें, आप अगर फॉर एग्जांपल आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू, हमारे थ्रू, किसी के थ्रू भी प्रोसेस करवाते हैं विजिटर वीज़ा, टर्की का विजिटर वीज़ा आप प्रोसेस करवाते हैं, तो मेरा ख्याल है आपका कुल मिला के कोई 1 लाख या 1,10,000 रुपये खर्चा आएगा बस विजिटर वीज़ा के ऊपर, टोटल प्रोसेस के ऊपर, कंसल्टेंट की फीस, एम्बेसी फीस, सारा कुछ मिल मिला के कोई 1 लाख या 1,10,000 रुपये खर्चा आपका आएगा। डिपेंड ऑन कंसल्टेंट की वो कितने चार्ज कर रहा है। कुछ कंसल्टेंट तो खैर 1-1 लाख रुपये भी कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं,
तो जनरली कुल मिला के 1,10,000 रुपये आपका खर्चा आएगा टर्की के विजिटर वीज़ा को अप्लाई करने में। उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, अब रिजेक्शन अप्रूवल तो ऑब्वियसली साथ साथ होती है और ये हर कंट्री की होती है, इमिग्रेशन पे डिपेंड करता है उन्होंने आपको वीज़ा देना है कि नहीं। अब आपने क्या करना होता है, विजिटर वीज़ा आपको मिल गया, आप टर्की चले गए। अब आपने खुद उस विजिटर वीज़ा पे तो आपने एंट्री ले ली टर्की में, 30 दिन का वीज़ा होगा। आपने उन 30 दिन के अंदर अंदर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वहाँ पे जाके उनको सर्च करना है, उनको विजिट करना है और जाकर उनको बताना है जी मेरे पास 30 दिन का वीज़ा है, इतने दिन हो चुके हैं टर्की में, मुझे मुझे फ़लाँ लैंग्वेज कोर्स में टर्किश लैंग्वेज कोर्स करना है या मुझे फ़लाँ एजुकेशन में पार्टिसिपेट करना है, आपके पास कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। वो आपको ऑन द स्पॉट ही बता देते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि ये देखें जी ये प्रोग्राम है हमारे, आप इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये इनकी फ़ीस है, किसी की $500 है, किसी की $400 है, वट एवर उधर फीसिस लिखी होती हैं। आपने उनमें से प्लान सेलेक्ट करना होता है कि मैंने एक लैंग्वेज कोर्स करना है टर्किश या मैंने किस एजुकेशन में पार्टिसिपेट करना है। वो यूनिवर्सिटीज़ वाले आपको एक वाउचर बना देते हैं कि ये फ़लाँ बैंक है या ये बैंक है, वहाँ पर जाके फ़ीस पे करें, आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन करना है और फिर आपने अपना विजिटर वीज़ा, अपना पासपोर्ट, सारा कुछ यूनिवर्सिटी को देना है। वो खुद ही आपकी टीआरसी प्रोसेस करवा के आपको टीआरसी दे देंगे। और सस्ता कितने, मेरा ख्याल कुल मिलाकर कुछ बड़े पैसे लगे तो आपके 2.5 से 3 लाख रुपए लग जाएगा पाकिस्तानी रुपीज़ में, ज़्यादा से ज़्यादा लगा कुछ 4 लाख रुपए लग जाएगा। सस्ता प्रोसेस है, वही 17-18 लाख रुपए देने के बजाय ये 4-5 लाख रुपए के थ्रू आप टीआरसी अपनी प्रोसेस कर सकते हैं। टूरिस्ट टीआरसी नहीं मिल रही टर्की की, बिजनेस टीआरसी मिल रही है और स्टडी टीआरसी मिल रही है। सबसे आसान स्टडी टीआरसी है, उसका प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। बाकी अगर आप विजिटर वीज़ा पर टर्की में मौजूद हैं और आप कहते हैं कि मेरा विजिटर वीज़ा में कन्वर्ट करवा दें स्टडी टीआरसी में, मुझे टीआरसी ले दे, तो आप हम आपको स्टडी टीआरसी लेके दे सकते हैं। हमारे रिसोर्सेज हैं, आप विजिटर वीज़ा पे टर्की में मौजूद हैं, आपने विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट करवाना है स्टूडेंट टीआरसी में, तो आप हमारी सर्विस भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है और आप हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। या टर्की का विजिटर वीज़ा अप्लाई करवाना है पाकिस्तान से, वो भी हम आपको अप्लाई करवा सकते हैं। बाकी अगेन एक आखिरी चीज़ रिपीट कर दूँ, किसी एजेंट पे, किसी फ्रॉडिये पे अंधाधुंधी की ना करें। 17 लाख, 18 लाख, 15 लाख ये आप लोगों ने उनको सर पे चढ़ाया हुआ है। आप लोग तुर्की जैसे मुल्क का 15-15, 18-18 लाख रुपया दे देते हैं। साइप्रस जैसे तुर्क साइप्रस है, उसका 18-18, 20-20 लाख रुपया दे देते हैं। तो वो तो उनको वो वैसे ही सर पे चढ़ जाते हैं। एजेंट्स जो होते हैं वो फिर आपसे 25-25 लाख रुपया एक छोटे से कंट्री का मांग रहे होते हैं। यूरोप का वो 60-60 लाख रुपया आप मांग रहे हैं। तो आपने खुद उन्होंने आपने सर पे चढ़ाया हुआ है। आपको लगता है एजेंट के बगैर काम ही नहीं हो सकता। आपको ये चाहिए कि खुद प्रोसेस कर ले यार, या खुद इतना कम से कम समझ ले कि ये कंट्री इतनी वर्थ नहीं रखता कि इतने पैसे लगाएं। जैसे रोमानिया जैसा कंट्री है, वहाँ का वर्क वीज़ा 30-30 लाख रुपए में दिया जा रहा है, जहाँ पे सैलरी 1 लाख 1.25 लाख रुपए है, उसका वीज़ा 30 लाख रुपए में दिया जा रहा है। बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। इतना पैसा लगा के एक ऐसे कंट्री में जाना जहाँ पे सैलरीज भी इतनी नहीं है, रिकवरी भी नहीं होनी, सिर्फ चाह में चले जाना है। तो आपने खुद एजेंट्स को सर पे चढ़ाया, तो एजेंट्स से भागना है, आपने उनसे दूर रहना है। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज़, अपना प्रोसेस खुद करें। खुद नहीं कर सकते, कम से कम किसी कंसल्टेंट से करवाएं। कंसल्टेंट एजेंट से नहीं, कंसल्टेंट से। कंसल्टेंट का मतलब होता है एक पढ़ा लिखा बंदा है, वो आपसे, कंसल्टेंट भी 2 नंबर होते हैं, फ्रॉडी होते हैं, लेकिन रेयर होता है। कंसल्टेंट जो होता है वो आपसे एक तो चार्जेस इतने नहीं लेता, वो ऑफिशियल अपने फीस चार्ज करता है। ज़रूरी नहीं मैं कंसल्टेंट, कोई भी कंसल्टेंट है जो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, वो आपसे फीस चार्ज करेगा जो बनती है, और वो पढ़े लिखे तरीके से, एक ऐसे तरीके से आपका प्रोफेशनली वर्क करेगा, ना कि एजेंट को जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, जिसको बात कर फोटो को वो फोटो कह रहे होते हैं और आप उनको 15-15 लाख रुपया दे रहे होते हैं और बाद में आप रो रहे होते हैं कि जी FIA से निकलवा दें। ठीक है, तो काइंडली अपने ऊपर खुद रहम करें, अपने पैसों का इस्तेमाल करें, लेकिन एक प्रोफेशनल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, रिजेक्शन अप्रूवल साथ साथ होती हैं, लेकिन जिस एजेंट को आप 15-20 लाख रुपए देते हैं उसको भी तो फंसाना ही है ना, वो भी तो रिस्क पे ही है ना कि खा ना जाए 15-20 लाख। वहां पे 15-20 लाख का रिस्क ले लेते हैं। एक प्रोफेशनल प्रोसेस के थ्रू जो काम होता है उस पर 1-1.5 लाख रुपए का रिस्क नहीं लेते। तो तुर्की में जॉब्स हैं, जॉब भी आसानी से मिल जाती है, सैलरीज भी अच्छी हैं। एक्सपेंसिव है थोड़ा तुर्की, लेकिन आप फिर भी 1.5-2 लाख रुपया सेविंग आराम से कर सकते हैं। और डिपेंड करता है, आप टाइम गुजारते जाएँ तो आपकी सैलरी 4-4 लाख रुपये भी पहुँच जाएगी। तो आप टर्की में जॉब्स भी अवेलेबल हैं, आपको मिल भी जाएंगी और लीगली आप रह के काम कर सकते हैं। स्टडी TRC ले, विजिटर वीज़ा पे जाके कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये मेरे माइंड में आया एक प्रोसेस। बाकी हमारे थ्रू करवाना है, विजिटर वीज़ा भी प्रोसेस करवा देंगे, और अगर आप विजिटर वीज़ा पे मौजूद है तो आपका विजिटर वीज़ा
स्टडी वीजा में कन्वर्ट करवा के स्टडी टीआरसी भी आपको दिलवा देंगे 100%। उम्मीद करता हूँ जो समझाने के लिए आपको वीडियो बनाई आप समझ गए होंगे, जो समझदार लोग हैं वो समझ गए होंगे। वीडियो आई आपको पसंद या कुछ नया सीखने को मिला है तो जो हर वीडियो में मैं कहता हूँ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना, बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।